बच्चों, नमो नमः। आपका आज हमारे वर्ण मातृका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज हम आप लोग के लिए एक नया विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो है छंद। आप जानते हैं कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे छंद के बारे में पूछा जाता है। कुछ श्लोक की पंक्ति दे दी जाती है कि उसमें आप देखिए कि कौन से छंद हैं, बताइए। तो बहुत ही आपको मुश्किल होती है, आप उसको पहचान नहीं पाते हैं और आपको लगता है कि ये छंद तो बहुत कठिन है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप ध्यान से इसको देखिए, समझिए, आपको समझने में बहुत आसानी होगी और आपके हर परीक्षाओं में इससे सफलता प्राप्त होगी। तो सबसे पहली बात तो ये है, छंद क्या है। छंद जो है, छंद शब्द जो है छद धातु से, छद धातु से बना है छंद। और छंद का अर्थ क्या होता है? आवरण होता है। आवरण मतलब कि चारों तरफ घिर जाना, जिसके द्वारा। तो छंद का तात्पर्य आवरण होता है और ढकना होता है। ढकना भी कर सकते हैं, आवरण भी कर सकते हैं। और आच्छादन, मतलब छंद से तात्पर्य आच्छादन, यानी आच्छादित किया हुआ, घिरा हुआ। तो इस तरह से जो है छंद हमारा है कि छंद धातु से, इसका तात्पर्य आवरण भी हो गया, आच्छादन भी हो गया, ढकना आप आच्छादन मान लीजिए। तो छंद क्या है? छंद जो है निश्चित आवृत्ति में बद्ध हो जाते हैं। छंद निश्चित आवृत्ति में बद्ध हो जाते हैं। जहां निश्चित वर्ण होंगे, किसी भी श्लोक में निश्चित वर्ण होंगे, वहां पे जो है छंद हो जाएंगे। बिना छंद के श्लोक का निर्माण नहीं हो सकता है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको वर्ण गिनने आने चाहिए, मात्रा की जानकारी होनी चाहिए कि छंद का किस प्रकार से हमको प्रयोग करना है। तो अब छंद शब्द का अर्थ क्या है? छंदस, छंदस शब्द है, उसका दो अर्थ निकलता है। एक होता है, अभी आपको बताया, आच्छादन। आच्छादन जिसको कहते हैं छंदांश छादना, छंदांश छादना अर्थात आच्छादन। इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा भाव या रस को आच्छादित किया जाता है। किसी के भाव या रस को आच्छादित कर दिया जाता है, वही जो है छंद होता है। दूसरा इसका क्या तात्पर्य है मित्रों? आह्लादन। आह्लादन शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मन को आह्लादित करता है, मन को प्रफुल्लित करता है, मन को खुशी प्रदान करता है। जब हम छंद में कोई रचना बद्ध रहती है, उसको गा के जब हम पढ़ते हैं तो हमारा मन बहुत प्रसन्न होता है और हमें समझने में भी आसानी होती है। तो आह्लादन, आह्लादन का अर्थ है छंद धातु से भी छंदम शब्द बनता है। मतलब छंद धातु से भी छंदम शब्द बनता है, यह हो गया आह्लादन। अब बच्चों जो है बात आती है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो मित्रों, छंद जो है दो प्रकार के होते हैं। एक है वृत्त और दूसरा है जाति। अब आप कहेंगे, कभी कभी आपको ये वृत्त और जाति कहीं कहीं नहीं मिलेगा, तो कहेंगे कि अरे ये तो नया शब्द कहाँ से आ गया। लेकिन हम सोचते हैं कि आप पूरी जानकारी रखिए, पूरी बात को जानिए। तो एक है वृत्त और दूसरा है जाति। अभी हम आपको आगे स्पष्ट कर देंगे, तो आपके मन का जो संदेह होगा दूर हो जाएगा। तो वृत्त क्या है? वृत्त को वर्णवृत्त छंद भी कहते हैं और वार्णिक छंद भी कहते हैं। मैंने देखिए यहाँ बनाया है कि वृत्त को वर्णवृत्त छंद भी कहते हैं और वर्णिक छंद भी कहते हैं, या वार्णिक छंद कह लीजिए, बात एक ही चीज है। इसमें क्या होता है? इसमें प्रत्येक पाद में, प्रत्येक पाद कह लीजिए या चरण कह लीजिए, श्लोक का निर्माण जो है पाद और चरण के अनुसार ही होता है। श्लोक के चतुर्थांश को पाद या चरण कहते हैं। जैसे श्लोक में जो है लाइन बनी होती है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, उसमें विभाजित कर दिया जाता है मात्रा के अनुसार, वर्ण के अनुसार, वही उसका पाद और चरण हो जाता है। तो इसमें प्रत्येक पाद में वर्णों के अनुसार गणना की जाती है। मतलब वर्णिक छंद में जो है प्रत्येक पाद में वर्णों के अनुसार गणना की जाती है कि किस पाद में कितने वर्ण हैं। गिनते हैं हम उसको और उस वर्णों की गणना करके जान पाते हैं कि कितने वर्ण हैं। तो इसके प्रत्येक पाद में कितने कितने वर्ण हैं, तो इसमें कौन सा छंद होगा।
जैसे वर्णिक छंद में है इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा आदि अनेक जो है वर्णिक छंद है। और दूसरा छंद मित्रों हो गया जाति। अभी हम आपको बता रहे थे दूसरा जाति। जाति को जो है मात्रिक छंद भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको वृत्त और जाति नहीं मिलेगा, सिर्फ जो है वार्णिक और मात्रिक कहा जाएगा। तो आप भ्रम की स्थिति में मत आइएगा, आप यह जानिए कि इसी के दोनों नाम। तो जाति को मात्रिक छंद भी कहते हैं। इसमें प्रत्येक पद में, जाति छंद में जो है, मात्रिक में जो है, प्रत्येक पाद में, पाद भी बताया आपको, पाद या चरण, पाद में मात्रा गणों के अनुसार मात्राओं की गणना की जाती है। तो मात्रा गणों के अनुसार जो है मात्राओं की गणना की जाती है, इसमें कितनी मात्रा है। जैसे इसमें जो है आर्या है, जैसे आर्या छंद है, इसमें मात्राओं की गणना के द्वारा हम छंद का पता करते हैं और यह जो है मात्रिक छंद है। मित्रों आपके सिलेबस में लगभग सभी जो है वार्णिक छंद का ही रखा गया है और मात्रिक छंद में सिर्फ आर्या को रखा गया है। तो इसलिए हम आगे और वीडियो में और स्पष्ट आपको करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो है आप उसको जानिए, समझिए। अब दूसरी चीज ये है कि प्रत्येक श्लोक में 4 पाद या चरण होते हैं। जब श्लोक बनता है कभी कभी होता है 2 लाइन में ही लिख दिया है, लेकिन चरण बट जाता है, पाद बट जाता है, तो वह 4 लाइन में करिए या 2 लाइन में ही उसको जो है 4 चरण में करके करिए, बात वही है। तो प्रत्येक श्लोक में 4 पाद या चरण होते हैं और अभी हमने आपको बताया कि श्लोक के चतुर्थांश को पाद या चरण कहते हैं। तो मित्रों हम बता रहे थे कि छंद जो है 2 प्रकार का होता है, एक वार्णिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद। वार्णिक छंद में जो है छंदों की पहचान वर्णों के द्वारा होती है, मतलब वर्ण को गिन करके हम वार्णिक छंद की पहचान करते हैं। और मात्रिक छंद में मात्रा को गिन करके हम छंदों की पहचान करते हैं कि ये मात्रिक छंद है। इसलिए हमें वर्णों की जानकारी होनी चाहिए, वर्ण गिनने आने चाहिए और मात्रा की भी हमको जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हम गिन करके मात्रिक छंद का पता लगाएंगे। अब जो है इसमें छंद के भेद, एक यह भी जो है बहुत मुख्य बिंदु है, हर जगह नहीं मिलता है, आप इसमें ध्यान दे दीजिए कि छंद के भेद जो है, वृत्त छंद के भी 3 भेद होते हैं। वृत्त छंद के 3 भेद होते हैं। इसमें एक होता है समवृत्त, दूसरा होता है अर्ध समवृत्त और तीसरा होता है विषम समवृत्त। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल जा रहा है कि समवृत्त का तात्पर्य क्या है। समवृत्त माने जो जहाँ पे समान वर्ण हो, समान वृत्त हो, अर्थात समवृत्त। इसमें प्रत्येक पादों में वर्णों की संख्या बराबर होती है या समान होती है, वहां पे समवृत्त छंद होता है। जैसे इंद्रवज्रा छंद है, वसंत तीर्का आदि में जो है समवृत्त है। और दूसरा है अर्ध समवृत्त, इसमें जो है मतलब चारों चरण में प्रत्येक पाद में समान वृत्त नहीं होते हैं। कैसे होते हैं मित्रों, इसमें प्रथम तृतीय और द्वितीय चतुर्थ चरण में समानता होती है। जैसे कि प्रथम चरण में जितने वर्ण होंगे उतने ही तृतीय चरण में होंगे और जितने द्वितीय चरण में होंगे उतने ही चतुर्थ चरण में होंगे। इस तरह से प्रथम तृतीय और द्वितीय चतुर्थ चरण में समानता होती है, इसलिए इसको जो है अर्ध समवृत्त कहा गया है। इसमें जो है जैसे इसका उदाहरण है वियोगिनी छंद, पुष्पिताग्रा, पुष्पिताग्रा है मित्रों, हाँ पुष्पिताग्रा, एक वियोगिनी, पुष्पिताग्रा आदि। तीसरा है इसका भेद विषम वृत्त, नाम से ही आपको आभास हो जा रहा है, विषम मतलब जिसमें असमानता हो, समानता न हो। विषम वृत्त, इसमें प्रत्येक पाद में वर्णों की संख्या विषम होती है, एक समान नहीं होती। प्रत्येक पाद यानी चारों चरणों में, चारों पादों में जो है वर्णों की संख्या विषम होती है। इसका उदाहरण है जैसे उद्गाता छंद और गाथा छंद। अब जो है मित्रों, अब छंद को हम कैसे जानेंगे, लघु गुरु पे हम विचार करते हैं। लघु गुरु कैसे जानेंगे या कहाँ कहाँ होगा, इस पे जो विचार करते हैं। इसमें जो है कुछ बिंदु है, जैसे ह्रस्व स्वर को सबसे पहले ये जानिए कि ह्रस्व स्वर को लघु कहते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत की जानकारी आपको पहले की वीडियो में दी जा चुकी है।
तो ह्रस्व स्वर को लघु कहते हैं। और लघु का चिन्ह कैसे होता है मित्रों? ऐसे लगाते हैं। लघु का चिन्ह ऐसे लगाते हैं, एक खड़ी लाइन की तरह। लघु कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, री। मतलब ह्रस्व स्वर को लघु कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं इसको पहले जानना जरूरी है। अ, ई, उ, री, री। इसमें जहां भी यह आएगा वहां पे लघु का चिन्ह लगेगा, यानी इस तरह से चिन्ह इसमें लगाया जाएगा। अब जो है दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर को गुरु कहते हैं। गुरु। तो गुरु का निशान मित्रों ऐसे होता है। गुरु का निशान यस के, इंग्लिश के कैपिटल यस के समान होता है। यस के समान होता है। इसमें दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ, औ। अर्थात दीर्घ स्वर को गुरु कहते हैं। इसमें दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं मित्रों? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ, औ। और इसका चिन्ह जो है, चाहे अवग्रह कर लीजिए चाहे अंग्रेजी का यस कर लीजिए। अब मित्रों लघु स्वर के बाद ये होता है कि मान लीजिए कि लघु ह्रस्व स्वर में लघु हो जाता है, दीर्घ स्वर में जो है गुरु हो जाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां विशेष भी होती हैं जिसमें लघु रहते हुए भी उसमें गुरु का चिन्ह लग जाता है। जैसे लघु स्वर के बाद यदि अनुस्वार हो, लघु स्वर के ऊपर जो है अनुस्वार लगा हो, या उसके बाद विसर्ग हो, या कोई संयुक्त व्यंजन होगा जिसको हम संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। आगे हम आपको स्पष्ट करेंगे कि संयुक्ताक्षर उदाहरण देते समय कैसे आपको कहाँ संयुक्ताक्षर मिल रहा है, कहाँ विसर्ग मिल रहा है, कहाँ अनुस्वार मिल रहा है, और कैसे आपको वहां पे अंतर हो रहा है, कैसे गुरु बनाया जा रहा है। तो जहां पे जो है मित्रों कि लघु स्वर के बाद अनुस्वार, विसर्ग या कोई संयुक्त व्यंजन होगा तो वह लघु स्वर भी गुरु माना जाता है। मन वहां उस स्थिति में भी वह गुरु हो जाता है। और अगला एक और है कि पाद का अंतिम लघु स्वर। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि पाद का अंतिम लघु स्वर आवश्यकता के अनुसार गुरु भी माना जाता है। अर्थात पाद का अंतिम स्वर जो है आवश्यकता के अनुसार उसको भी गुरु मान लिया जाता है। और मित्रों तो अभी हम बता रहे थे कि कहाँ कहाँ पे जो है गुरु होता है। तो अनुस्वार में सानुस्वार श्लोक में कहा गया है, सानुस्वारस्य दीर्घस्य विसर्गी च गुरुर्भवे वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पादांत गो अभिवा। अर्थात कि अनुस्वार में, दीर्घ में, विसर्ग में गुरु होता है। अनुस्वार में, दीर्घ में और विसर्ग में गुरु होता है। और वर्ण संयोग पूर्वश्च, वर्ण जहां संयोग होता है, जहां संयुक्ताक्षर होता है, वह अपने पूर्व वर्णों को दीर्घ बना देता है। और तथा जो है पाद के अंत में आवश्यकता के अनुसार लघु को भी गुरु मान लिया जाता है। तो ये हमारा श्लोक कह रहा है। दूसरी चीज कि लक्षणों में ल का अर्थ है एक लघु। लक्षणों में जैसे दे देता है तो ल जहां आएगा उसका अर्थ होता है एक लघु। लेकिन अगर लौ देता है तो लौ का तात्पर्य मित्रों दो लघु से हो जाता है। यानी एक लघु के लिए एक लाइन लगेगी और जहां पे लौ है, दो लघु है, वहां पे दो लाइन लगा दी जाएगी, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही ग आता है तो ग का मतलब जो है एक गुरु से होता है, और गौ आता है तो दो गुरु से होता है। मतलब ग आया एक गुरु तो ऐसे लगा दिए, अगर गौ आया दो गुरु तो यहाँ पे ऐसे चिन्ह हमको लगाना पड़ेगा। हम आपके लिए कुछ उदाहरण देखिए बता रहे हैं, आपको कैसे जानना है कि स्पष्ट हो जाए कि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। जैसे एक शब्द है अमन। अमन में मित्रों जो है सभी ह्रस्व है, देख ही रहे हैं, अ म न। तो ह्रस्व स्वर में क्या बताए हम पहले कि लघु होता है। लघु का चिन्ह क्या है ये देखिए मित्रों, तो अ लघु है तो यहाँ पे लघु, म लघु है तो यहाँ पे लघु, न लघु है तो यहाँ पे लघु। अमन में तीनों में जो है लघु मात्रा
लगेगी। और जो है ऐसे ही एक उदाहरण है समृद्धि। समृद्धि तो स क्या है, ह्रस्व है, ह्रस्व है तो यहाँ पे लघु हो जाएगा। और मृ, मृ में जो है, अब री भी तो ह्रस्व ही है, तो कैसे यहाँ पे गुरु हो गया, हम आपको बताते हैं। तो जैसे मान लीजिए समृद्धि, हम इसको जब अलग करते हैं तो स हो गया, फिर म हो गया, और इसमें जो है मान लीजिए समरी हो गया, पूरा कर दिया समरी। अब इसको हम अलग करते हैं तो क्या हुआ, द हुआ और ध हुआ। ऐसे ही तो समृद्धि बनेगा। तो समृद्धि में जो है ये हो गया हमारा समृद्धि। तो मित्रों जो है स ह्रस्व है तो यहाँ पे लघु चिन्ह लगेगा। मृ भी ह्रस्व है, री चूंकि ह्रस्व में है तो यहाँ भी लघु का ही चिन्ह होगा। लेकिन आपको ध्यान देने की बात है कि यहाँ जो है धी कैसे बना है, इसमें द है और ध है। द जो है आधा है, आधा वर्ड है, तो आधा वर्ड पे कोई मात्रा नहीं लगती है, उसका प्रभाव कहाँ होता है, अपने पूर्व वर्ड पे हो जाता है। तो आधा वर्ड द है, इसका प्रभाव जो है, इस संयुक्ताक्षर का प्रभाव जो है यहाँ पे मृ पे होकर के यहाँ पे मृ हमारा जो है गुरु हो जाता है, और धी जो है वह जो है लघु हो जाता है। तो स लघु, मृ गुरु, धी गुरु, धी लघु, मतलब स लघु, मृ गुरु और धी जो है लघु हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये चिन्ह लगेगा। ये बात आपको स्पष्ट हो गई। ऐसे ही एक उदाहरण है प्रकृति। अब प्रकृति में जो है प्र, अब जो आपको बताया कि संयुक्ताक्षर जो होता है वो अपने पूर्व वर्णों को दीर्घ करता है, तो प्र जो है, प्र लघु हो गया। क्री, क में भी री है, यह भी ह्रस्व है, इसका भी चिन्ह लघु हो जाएगा। और ती भी जो है, यह भी जो है ह्रस्व है, तो इसका भी चिन्ह लघु हो जाएगा। यानी प्रकृति तीनों पे जो है लघु चिन्ह लगेगा। अब जैसे एक शब्द स्थिति है, जैसे मान लीजिए प्रकृति, आपको बताया गया कि विसर्ग भी गुरु होता है, विसर्ग में गुरु हो जाता है। तो प्रकृति शब्द है, अगर ये रहेगा तो प्र जो है लघु हो जाएगा, क्री लघु हो जाएगा, और ती यहाँ पे विसर्ग लगा है इसलिए ती जो है गुरु हो गया। तो ऐसे ही जो है क्र है, अब क्र रहता है इसकी जगह पे, तो ये प जो है गुरु हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर प्रकृति है, यहाँ पे प्र हो जाता है, तो क्र में क्या हो जाएगा, क और र। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, क हो जाता, क्र बनेगा जब, तो कैसे बनेगा, क हमारा रहेगा और र रहेगा, तो क्या होगा, तो ये क जब यहाँ पे आधा वर्ड आ जाएगा तो इसका प्रभाव जो है प्रकृति हो जाता है, यहाँ पे यह गुरु हो जाता है। उस स्थिति में गुरु हो जाता है कि यहाँ पे जो है क में क आधा वर्ड है, तो यह अपने पूर्व वर्ड को दीर्घ कर देता है, यानी यहाँ गुरु हो जाता है। अब जो है बच्चों अगला उदाहरण आपके लिए समीक्षा। समीक्षा देख रही हैं आप, स जो है ह्रस्व है, यहाँ पे लघु का चिन्ह लगेगा। मी जो है दीर्घ ई का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो है गुरु हो गया, दीर्घ होकर के गुरु हो गया। अब समीक्षा, छा में भी कैसे हो रहा है, यहाँ पे भी अब छा कैसे बना है, एक तो इसमें जो है क और शा से छा बना है। तो क जो है हमारा यहाँ आधा है और शा है, तो क का प्रभाव यहाँ ऐसे भी दीर्घ है और क का प्रभाव भी इस पे आ गया, तो यह मी जो है गुरु हो गया। और यहाँ छा जो है क और शा, यह जो है सा दीर्घ हो गया, इसलिए यहाँ पे गुरु हो गया। स जो है ह्रस्व है, मी गुरु, और छा क शा, छा बना क शा से, तो यहाँ पे भी जो है गुरु हो गया। दूसरा है, आपको उदाहरण लिए एक है विज्ञानम। विज्ञानम कैसे बनता है, वी, तो वी तो है मित्रों इसमें ह्रस्व है ई, तो इसलिए यहाँ पे तो लघु होगा। आपको तो यही समझ में आ रहा है कि लघु है, मैम यहाँ कैसे जो है दीर्घ कर दे, गुरु का चिन्ह लगा दे, तो कैसे होगा, देखिए अब इसके आगे है ज्ञा।
ज्ञा जो है कैसे बनता है, ज और या से जो है ज्ञा बनता है। अभी यहाँ में मतलब आ जुड़ा हुआ है, बिना स्वर की सहायता के तो भी आधा ही है, तो ज या तो ज्ञा हो गया। तो यह जो है ज, इसका जो आधा वर्ण है इसका प्रभाव अपने पूर्व वर्ण पे पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे वी जो है दीर्घ हो गया है। दीर्घ होकर के यहाँ पे गुरु का चिन्ह लगा है, और या है तो इसलिए यहाँ पे जो है दीर्घ होगा ही, इसलिए यहाँ गुरु का चिन्ह लगेगा। मतलब ज का प्रभाव वी पे आया, ये गुरु हुआ। या अपने आप में दीर्घ है तो यहाँ पे गुरु हो गया। और न रहता सिर्फ विज्ञान रहता तो यहाँ पे ह्रस्व हो जाता, लघु का चिन्ह लगता है। लेकिन मित्रों यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे विज्ञानम है, तो आगे जो है म लगा हुआ है। आधा वर्ण का प्रभाव जो है, आधा वर्ण पे कोई चिन्ह नहीं लगता है, उसका प्रभाव मित्रों अपने पूर्व वाले वर्ण पे आ जाता है, तो विज्ञानम का न भी जो है दीर्घ होकर के गुरु हो जाता है। एक उदाहरण ऐसे ही है अभिनव। आप भी करिए, प्रयास करिए कि आपको समझ में आए, कहीं कोई असुविधा हो तो हमसे बताइए। अभिनव, अभिनव में जैसे सब जो है ह्रस्व है, तो यहाँ अ लघु, भी लघु, न लघु, व लघु, सब जो है लघु हो गया। ऐसे ही है हृदयम, हृदय है मित्रों, हृदय में री है, चूंकि री जो है ह्रस्व ही है, तो री ह्रस्व है तो लघु, द लघु, य लघु, तीनों पे जो है लघु का चिन्ह लगेगा। और अगर यही हृदयम हो जाएगा तो री लघु, द लघु और य म, चूंकि म आधा वर्ण है, य के बाद में इसका, य के बाद म आधा वर्ण है, तो उसका प्रभाव जो है य पे आकर के यहाँ दीर्घ हो जाएगा, और यह दीर्घ होकर के यहाँ पे गुरु हो जाएगा। ऐसे ही है विक्रमा। एक उदाहरण, हमने बहुत सारे उदाहरण लिए हैं कि आपके मन में जो संदेह हो समाप्त हो जाए। विक्रमा, विक्रमा में भी वही है। अभी हम आपको प्रकृति में भी बता रहे थे कि अगर क्र रहता वहां पे तो हो जाता। तो जैसे मान लीजिए वी है, तो वी तो मित्रों ह्रस्व है, लेकिन क्र में वही बताया था कि क र है, तो क र, तो क का जो है आधे का प्रभाव जो है वी पे आकर के यह जो है दीर्घ हो गया। और क र जो है अपने आप में, मतलब जब क का प्रभाव इधर हो गया तो र जो है हमारा ह्रस्व है, ये तो वहां पे लघु का चिन्ह लगेगा, तो वी दीर्घ होके गुरु हो गया। र जो है ह्रस्व है, इसलिए यहाँ लघु का चिन्ह रहेगा। विक्रमा, यहाँ पे विसर्ग लगा है, इसलिए म जो है गुरु हो गया। अगर यहाँ पे विक्रम सिर्फ रहता, म रहता, यहाँ विसर्ग नहीं रहता, तो यह भी जो है लघु हो जाता। तो यहाँ पे भी जो है क र, देख ही रहे क र, तो क का प्रभाव वी पे आ गया, यहाँ र जो है लघु हो गया, और मह विसर्ग के कारण यहाँ पे भी गुरु हो गया। ऐसे ही आपको उदाहरण लिए सम्राट। अब सम्राट में भी, अब आप कहेंगे कि मैम इसमें तो स तो जो है ह्रस्व है, कैसे हो गया? वही बात बार बार मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, ध्यान दीजिए कि म्र स है, वैसे तो लघु होगा, लेकिन यहाँ म्र है, म्र का मतलब म और र, तो उस आधे म का जो है प्रभाव स पे आ गया, वह दीर्घ होकर के गुरु हो गया। इधर जो है रा है सम्रा का, तो रा बच गया, सम्रा का म आ गया इधर, तो रा बच गया, रा दीर्घ है, वहां पे दीर्घ होकर के गुरु हो गया। इधर ट जो है विसर्ग है, इसलिए विसर्ग का प्रभाव ट पे आ गया, यहाँ गुरु हो गया। यदि यहाँ पे जो है विसर्ग नहीं रहता तो यहाँ पे लघु हो जाता, तब होता गुरु गुरु लघु। लेकिन यहाँ पे जो है स म का प्रभाव स पे, गुरु आ रा जो है लघु, गुरु यहाँ हो गया, और विसर्ग का प्रभाव ट पे, यहाँ पे भी गुरु, इसलिए तीनों पे गुरु का चिन्ह लगेगा। अब जो है एक शब्द है मित्रों संयोग। अब देखिए यहाँ पे समझिए, संयोग जो है अनुस्वार है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ होकर के गुरु हो गया। यो है दीर्घ है, इसलिए यहाँ पे गुरु हो गया। ग जो है ह्रस्व है, इसलिए यहाँ पे लघु हो गया। और इसका अगर संयोगम रहता तो क्या बनेगा? संग अनुस्वार है, इसलिए दीर्घ होके गुरु। यो है दीर्घ, इसलिए गुरु। और ग म चूंकि जो है हलंत है, हलंत पे आधे वर्ण पे कोई भी चिन्ह नहीं लगता है, इसलिए उसका प्रभाव उसके पूर्व वाले वर्ण पे होता है, तो ग पूर्व वाले वर्ण पे प्रभाव होकर के ग को दीर्घ करता है, और यहाँ पे गुरु का चिन्ह लगता है। तो संयोगम में तीनों पे गुरु हो जाएगा। और संयोग रहेगा तो क्या बनेगा? फिर वही बात, संग पे अनुस्वार है तो दीर्घ होकर के गुरु, यो पे गुरु,
और गह विसर्ग है, इसलिए ग पे भी गुरु होगा। अब मित्रों एक चीज आप समझिए कि संयुक्ताक्षर जहां जो कहे हैं कि जो व्यंजन संयुक्त होते हैं या संयोग जहां पे रहता है वहां पे जो है उसके पूर्व वाले वर्ण जो है दीर्घ होकर के गुरु हो जाते हैं। तो संयुक्ताक्षर क्या है, जैसे मान लीजिए छ त्र ज्ञ, तो छ त्र ज्ञ कैसे बना है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? छ का निर्माण हुआ है क श, वैसे तो कह लीजिए स भी आधा है, अ होगा, अ है इसके साथ स्वर जुड़ा हुआ है, तो क आधा श अ, लेकिन हम जो है यहाँ सिर्फ क को अलग किए हैं, स को अलग नहीं किए, स में अ जुड़ा हुआ है, स्वर इसका मिला हुआ है, तो क श। और त्र का कैसे हुआ है, तो त र में भी अ जुड़ा हुआ है, तो त आधा हो गया हलंत त, और र से त र से त्र बन गया। ज है तो ज आधा ज और ञ में भी अ जुड़ा हुआ है, तो ज ञ से ज्ञ बनता है। ये हमारा जो है संयुक्ताक्षर हो गया। लेकिन मित्रों यह ध्यान देने की जरूरत है कि ये वर्ण जहां आएंगे, अब जैसे मान लीजिए छ जहां आया, यह क जो है इसका प्रभाव इसके पूर्व वाले वर्ण पे पड़ जाएगा, यह जो है इसको दीर्घ नहीं करेगा, इसके पहले जो वर्ण रहेंगे उसको दीर्घ करेगा और वहां पे गुरु हो जाएगा। ये जो है स जो है हमारा लघु ही रह जाएगा। ऐसे ही त जो है त्र का तो अपने पूर्व वाले वर्ण को प्रभावित करके वहां पे दीर्घ होकर के गुरु बनाएगा, इसके यहाँ पे जो है लघु ही रह जाएगा। और ऐसे ही ज्ञ का ज जो है यह भी अपने पूर्व वर्ण पर प्रभावित करके उसको दीर्घ करके गुरु बनाएगा, लेकिन य जो है ये जो है ह्रस्व ही रह जाएगा, अर्थात लघु का ही चिन्ह लगेगा। हाँ तो मित्रों छंद में जो है तीन बातें प्रमुख है, तीन बातें छंद में प्रमुख होती हैं, कौन कौन सी ध्यान दीजिए। पहला तो एक है पाद, पाद की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। दूसरा है यति और एक है गण, अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो पाद यति और गण तीन है, तीन बातें जो है प्रमुख है। तो पाद क्या है कि श्लोक के एक चतुर्थांश भाग को पाद या चरण कहते हैं। श्लोक का जब निर्माण होता है तो उसमें चार चरण होते हैं या चार पाद होते हैं। ये हो गया आपका पाद। दूसरा है मित्रों यति। यति क्या है, श्लोक के उच्चारण में जहां पे हम विराम लेते हैं वह यति होता है। मतलब श्लोक को उच्चारण करते समय, श्लोक का उच्चारण करते समय जहां पे हम विराम लेते हैं, विश्राम लेते हैं, रुकते हैं, वह होता है यति। कहाँ कहाँ पे रुकना है ये हमको छंद के द्वारा पता चलता है। यति सूचक शब्दों का प्रयोग, मतलब कहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ कहाँ विराम लेना है, ऐसे यति सूचक शब्दों का प्रयोग छंद में, छंद के लक्षण में होता है। छंद के लक्षण में जो है यति सूचक शब्दों का प्रयोग बता दिया जाता है। जैसे अभी हम आपको समझा रहे हैं, देखिए जैसे है शिखंडी छंद का लक्षण है रसै रुद्रे सिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी। अब इसमें क्या है मित्रों कि सबसे पहले बात तो एक चीज ये समझ लीजिए कि रस, इसमें कुछ चीजें आपको जानना है। रस है, रस जो है छह है, ये काव्य रस नहीं है, यह जो है तीखा मीठा कसैला कड़वा ये लेके जो है छह रस बताए गए हैं। तो रस की संख्या मित्रों हो गई 6, रुद्र हमारे जो हो गए 11, वेद कहिए या जलद, वेद भी 4 जलद भी 4 हो गए, आदि मुनि और अश्व ये 7 हो गए, आदि मुनि और अश्व 7 हैं, भोगी और वसु 8 हैं, और सूर्य जो है 12 की संख्या को द्योतित करता है। 12 की संख्या को सूर्य जो है द्योतित करता है। तो जहां रस आ जाएगा लक्षण में समझना कि 6 पे रुकना है, रुद्र आ गया तो 11 पे, वेद जलधि आ गया तो 4 पे रुकना है, अग्नि मुनि अश्व आ गया तो 7 पे रुकना है, भोग वसु है तो 8 पे, और सूर्य है तो 12 की संख्या को द्योतित करता है। अब जैसे मान लीजिए अभी आपको बता रहे थे कि रसै रुद्रे सिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी। तो इसमें क्या है मित्रों, रस, रस जो है 6 है, देखिए रस आ गया तो रस 6, और रुद्र है तो रुद्र है 11, 11 6 17, यानी इसमें शिखरिणी में जो है
17 मात्राएं होती हैं, 17 वर्ड होते हैं। तो हमको 6 पे रुकना है, फिर जो है 6 पे रुकना है, फिर हमको समझिए कि 17वें पे रुकना है। 11 के बाद 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे रुकना है। इस तरह से ये हो गया। तो इसके लक्षण में मिल गया यति का कि रस है, रुद्र है, कहाँ कहाँ यति होगी। ऐसे ही है शार्दूल विक्रीडितम का लक्षण है सूर्यास्वर्य धीमः सजो सततगा शार्दूल विक्रीडितम। तो इसमें क्या है, सूर्यास्वर्य धीमः सजो सततगा शार्दूल विक्रीडितम। इसमें सूर्य जो है 12 है। सूर्य की संख्या क्या है भी आपको बता दिए पहले ही मित्रों, 12 है। अश्व कितने हैं, अश्व को बताए हैं जो है 7 है। तो 12 और 7 यानी 19 हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 2 3 4 5 6 7 हलंत को नहीं लिया जाता, आधा वर्ड की गणना नहीं होती है। तो इसमें जो है कुल 19 वर्ड हो जाते हैं। ऐसे ही है मंदाक्रांता है, मंदाक्रांता जलधि सडगर्भो नतोताद गुरुचे। तो इसमें जो है जलधि है, जलधि अभी आपको बताया कि 4 है और सट जो है वही है, सट जो है 6, सट 6 को कहा गया है अगय, आगी आगे माने अगर बराबर ये 7 हो गया, 7 की संख्या हो गई। तो 4 6 10 7 17। तो इसमें जो है कहाँ कहाँ रुकना है, 4 पे रुकना है, फिर 10 पे रुकना है, फिर 17वें पे यति है। तो इसमें जो है मंदाक्रांता में जो है 17 वर्ड हो गए। ऐसे ही मित्रों मालिनी का है, देखिए मालिनी का लक्षण है ननमययुतेयं मालिनी भोगी लोके। तो नलमय युतेयम मालिनी भोगी लोके, भोगी आपको बता दिया गया कि भोगी और वसु जो है 8 है। तो भोगी 8 है, लोक जो है 7 है। तो 8 7 15, ये 15 की संख्या का द्योतक है। ऐसे भी गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 8 7 15। तो ये हो गया भोगी 8 और लोक हो गया 7 बराबर 15। तो इसमें जो है 15 वर्ड होते हैं, ये 15 संख्या का द्योतक है। तो मित्रों यह जो है यति है। तो श्लोक के लक्षण से हमें पता चल जाता है यति सूचक शब्दों का प्रयोग छंद के लक्षण में मिलता है और छंद के लक्षण से पता चल जाता है कि कहाँ हमको यति लेना है, कहाँ हमको विराम लेना है, किस लय में गाना है। इसलिए यह जो इससे छंद स्पष्ट हो जाता है। मित्रों जब हम श्लोक पढ़ेंगे आगे मैं आपको और वीडियो जब आपके आगे बताऊंगी, बनाऊंगी, दिखाऊंगी तो उसमें आपको और स्पष्ट हो जाएगा, समझ में आएगा कि किसका लक्षण कैसे गाना है, कैसे मात्रा है, कैसे गिना जाएगा, कैसे क्या। लेकिन यह जो है अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि कैसे कहाँ कहाँ पे यति का मतलब क्या है और क्या कहाँ कहाँ पे यति होती है, इसका क्या तरीका है। जब हम श्लोक को पढ़ाएंगे, छंद को पढ़ाएंगे तो उसमें आप श्लोक के उदाहरण से जब हम आपको बताएंगे तो उसमें भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब मित्रों जैसे है बताए हैं कि उसमें 3 बातें छंद में मुख्य है, एक पाद और दूसरा यति। तीसरे नंबर पे अब गढ़ आता है। गढ़ जो है तीसरे नंबर पे आता है। गढ़ किसे कहते हैं, 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। मतलब जहाँ पे 3 वर्णों का समूह होता है वहां पे गढ़ होता है। गढ़ की संख्या जो है मित्रों 8 होती है। कितनी होती है, 8। गढ़ की संख्या 8 होती है। इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसी सूत्र से आपके सारे गढ़ मिलेंगे और आपकी पहचान इसी से, वर्णों की पहचान उसी से होगी और गढ़ भी इसी से बनेंगे। आप ध्यान दीजिए, सूत्र है यमाता राजभान सलगा। क्या है, यमाता राजभान सलगा। कहीं कहीं पे जो है सलगा कहिए या सलगम कहिए, बात ये कही है कि यमाता राजभान सलगम या यमाता राजभान सलगा। तो मित्रों जो है अब इससे गढ़ कैसे बनेगा पहले देखिए। यह जो है अभी जो आपको बताए थे हम पहले उदाहरण में, देखिए यह जो है ह्रस्व है तो लघु, माँ दीर्घ है तो गुरु, ता दीर्घ है तो गुरु, रा दीर्घ है तो गुरु, ज ह्रस्व है तो लघु, भा दीर्घ है तो गुरु, न ह्रस्व है तो लघु, स ह्रस्व है तो लघु,
ल ह्रस्व है तो लघु, और गा जो है विसर्ग है, दीर्घ है तो गुरु है ना। ल जो है लघु है और गा जो है गुरु हो गया, तो ये हो गया यमाता राजमान सर्गा। अगर गम भी रहेगा तो भी ग है, म जो है उसके बगल में आधा वर्ण है तो भी वह जो है ग दीर्घ हो जाएगा और गुरु हो जाएगा। तो इसके गढ़ बनाते हैं हम। सबसे पहले देखिए, लिखिए 3-3 वर्णों का गढ़ बनाइए। क्या है? पहला 3 य माता, मित्रों है यमाता। फिर क्या आएगा? मा ता रा, मातारा। फिर क्या हो गया? ताराज, ताराज। फिर क्या हो गया? राजभा, राजभा। फिर क्या हो गया मित्रों? जभान, जभान, ये हो गया जभान। फिर हो गया भानस, भानस, भानस। फिर हो गया न स ल, न स ल। फिर क्या हो गया? स ल गा, स ल गा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। यमाता, मातारा, फिर ताराज, राजभा, फिर जभान, फिर भानस, फिर नसल, फिर सलगा। तो कितने हो गए गण मित्रों? 1 2 3, ये हो गए 4, ये हो गए 5, ये 6, ये 7 और ये हो गए 8। तो मित्रों हमारे ये 8 गण हो गए। अब 8 गण जो है हमारे ऐसे हैं। अब इसके हम आपको चिन्ह बताएंगे। चिन्ह वही चीज यहाँ लगाएंगे। जैसे देखिए, यह जो है लघु है, लघु। फिर माँ दीर्घ है, ता दीर्घ है, 3-3 के गढ़ बनाएंगे। तो इसको अच्छा ठीक है, ये माँ है तो यहाँ पे गुरु, ता गुरु, रा गुरु। तीनों दीर्घ है तो तीनों गुरु हो गए। ऐसे ही ताराज है तो ता गुरु, रा गुरु, और जो है क्या है मित्रों? ह्रस्व है तो यहाँ लघु हो जाएगा। और राजभा में क्या होगा? रा दीर्घ है तो गुरु, ज ह्रस्व है, फिर भा जो है दीर्घ है तो गुरु। ऐसे ही जभान में देखिए, ज ह्रस्व है, भा दीर्घ है तो गुरु, और न जो है ह्रस्व है तो लघु। ज लघु, भा गुरु और न लघु। फिर भा है तो भा जो है दीर्घ है तो लघु, अरे गुरु दीर्घ है तो गुरु, न ह्रस्व है तो लघु, और स ह्रस्व है तो लघु। हम नसल, नसल में मित्रों जो है तीनों लघु है। नसल, तीनों लघु है, तीनों ह्रस्व है तो तीनों लघु है। सलगा है तो स जो है ह्रस्व है लघु, ल ह्रस्व लघु, और गा जो है दीर्घ भी है और विसर्ग भी है, तो ये हो गया गुरु। तो यह माता, मातारा, फिर ताराज, फिर ज ताराज, फिर राजभा, फिर जभान, तो जभान, फिर भानस, फिर नसल, फिर सलगा। ये हो गया। अब इस गढ़ का नाम हम क्या देते हैं? इस गढ़ में जैसे जो है 8 गढ़ है तो इसके नाम क्या क्या है? तो जैसे इसी के जो शुरू का है, शुरू का जो वर्ड है उसी के अनुसार ये गढ़ हो जाता है। तो ये क्या हो गया मित्रों? ये जहाँ तीनों हो जाएगा ये होगा यगढ़। इस ढंग के जहाँ चिन्ह आएंगे उसको यगढ़ बोलेंगे, और इस ढंग के जो चिन्ह आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे मित्रों? मगढ़ बोलेंगे, क्योंकि मातारा है। फिर ऐसे ही है ये तगड़। फिर ये है, इसको रगड़ बोलेंगे। फिर ये है जगड़, ये है भानस भगड़। फिर ये है नगड़, नगड़, और ये है सलगा। तो ये हो गया मित्रों सगड़। क्या हो गया? सगड़। तो ये देखिए यमाता, या अब जैसे पूछेगा यगढ़ में कौन कौन से
मात्रा आएगी, कौन कौन से चिन्ह आएंगे, तो आपको पता है कि अगर में एक लघु दो गुरु हो जाएंगे, मगर में तीनों गुरु हो जाएंगे, तगड़ में दो गुरु एक लघु हो जाएगा, रगड़ में गुरु लघु गुरु, और जगड़ में लघु गुरु लघु, भगड़ में गुरु और दो लघु, नगड़ में तीनों लघु, और सगड़ में दो लघु और एक गुरु। तो आप ये जान जाएंगे कि अगड़ में कौन सी क्या क्या होंगे, और मगड़ में क्या होंगे, कौन मात्रा होगी, तगड़ में कौन सी होगी, रगड़ में, जगड़ में, भगड़ में, नगड़ में, सगड़ में। ये मित्रों हमारे जो है 8 गढ़ हो गए। इसको आप ध्यान से समझिएगा और याद करिएगा, आपको छंद को समझने में, पहचानने में बहुत ही आसानी होगी, वर्ड को गिनने में भी आसानी होगी। गढ़ का तात्पर्य होता है, एक समूह से होता है, कि बताया है कि 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं, मतलब गढ़ का तात्पर्य समूह से होता है। और दीर्घ स्वर में जो है क्या होता है, दीर्घ में आपको पहले भी बताया है कि दीर्घ में जो है गुरु होता है, दीर्घ में गुरु, गुरु का चिन्ह ऐसे अंग्रेजी का यस कर लीजिए या अवग्रह कर लीजिए। ह्रस्व जो है, ह्रस्व मित्रों ये लघु होता है, लघु का चिन्ह जो है ऐसे होता है। और एक चीज, और इन वर्णों के आधार पर या इन वर्णों को गिन करके आधार पर ही हम मात्राओं की पहचान करते हैं। श्लोक में 3 वर्णों को गिनकर हम गढ़ बनाएंगे और गढ़ों के द्वारा छंद को पहचानेंगे, मतलब कि श्लोक में 3 वर्णों को गिनकर गढ़ बनाएंगे और हम गढ़ों को पहचानेंगे। आधा वर्ड को नहीं गिनते हैं, उसमें कोई मात्रा नहीं होती है और अवग्रह को नहीं गिना जाता है। आधा वर्ड को की गिनती नहीं होती है, अवग्रह की गिनती नहीं होती है। मात्राओं के समूह के आधार पर हम मात्राओं की पहचान करते हैं। तो मित्रों हम जो है अब आपको जो बताया उसके आधार पे आप एक उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण के स्वरूप में हम इंद्रवज्रा छंद को लिए हैं, कि आप देखिए पहले इंद्रवज्रा को, कि इंद्रवज्रा छंद का एक उदाहरण है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का एक श्लोक है, इस पे चर्चा हो चुकी है, आप लोग जानते हैं। तो इसका एक चरण है, देखिए, अर्थो हि कन्या परकीय एव, अर्थो हि कन्या परकीय एव। अब इसमें कैसे हमको वर्ण गिनना है, तो अ 1, थो 2, ही 3, क 4। अब आधे 9 को मित्रों नहीं गिनना है, कहे ना आधे वर्ड को नहीं गिनना है, तो इसको छोड़ दीजिए। या 5वां, प 6वां, र 7वां, की 8वां, य 9वां वर्ड, और ए 10वां वर्ड, व 11वां वर्ड। तो मित्रों इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मित्रों इसमें जो है 11 वर्ड है। कितने वर्ड है? 11। तो आप जानते हैं कि इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण में जो है, प्रत्येक चरण या प्रत्येक पाद में 11 वर्ड होते हैं। तो जिस श्लोक में जो है प्रत्येक चरण में 11 वर्ड होंगे, वहां पे जो है इंद्रवज्रा छंद होगा। इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा में 11 वर्ड होते हैं। तो यहाँ हम आपको इंद्रवज्रा को बता रहे हैं, तो पहले इंद्रवज्रा को देखिए कि इसके प्रत्येक चरण में, श्लोक के प्रत्येक चरण में जहाँ पे 11 वर्ड होंगे वहां पे इंद्रवज्रा छंद होगा। तो मित्रों इसको आगे जब हम और भी आपको छंद पढ़ाएंगे, श्लोक पढ़ाएंगे, उदाहरण दे करके और छंदों के बारे में बताएंगे, तो यह बात आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। जहां भी कोई संदेह होगा तो आगे और जो छंद पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ के छंद पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उसमें जो है आपको यति का भी, यति के बारे में भी अच्छे से समझ जाएंगे, और गति जो प्रवाह होती है, धारा प्रवाह, गति को भी समझ जाएंगे, और पाद को भी समझ जाएंगे, और जो है गढ़ को भी समझ जाएंगे। कैसे वर्ड गिनना है, कैसे मात्राओं की जानकारी करनी है, इस सब के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। तो मित्रों आज की वीडियो हमारी यहीं तक, और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, कि इसका हमारी और आपकी मेहनत का फल ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सके। और मित्रों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाली आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक उपलब्ध हो सके। तो मित्रों इसी के साथ
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी यह शुभकामना है कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो। धन्यवाद।